क्लास 10 हिस्ट्री, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। जब कंजर्वेटिव रीजन्स की पावर बढ़ने लगी तब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के साथ बढ़ने लगे थे। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में, आयरलैंड और पोलैंड में फैल रहे थे। और ये रेवोल्यूशंस पढ़े लिखे लोग मतलब कि मिडिल क्लास के एलीट लोग जैसे कि प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लासेस के मेंबर्स लेकर आए थे। जुलाई 1830 में फ्रांस में पहला अपहेवल आया यानी कि उथल पुथल आया। 1815 के बाद कंजर्वेटिव ने बर्बन किंग्स को वापस पावर में आए तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ ने बर्बन किंग्स को हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की और लुइस फिलिपी उसके हेड बने। मेटरनिच ने एक बार रिमार्क किया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप को ज़ुकाम हो जाता है। ब्रसेल्स में जुलाई रेवोल्यूशन हो गया और नेदरलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इवेंट ने यूरोप के अक्रॉस एजुकेटेड एलीट के बीच नेशनलिस्ट फीलिंग्स फैलाई थी। 15वीं सेंचुरी से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। यूरोप में 1821 में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की ग्रोथ ने ग्रीक्स के बीच में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की चिंगारी लगा दी थी। एग्जाइल में रह रहे ग्रीक्स और बहुत से वेस्ट यूरोपियन जिन्हें एंशिएंट ग्रीक से सिंपैथी थी, उन सभी से ग्रीस में नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला। पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बताया यानी कि बेस बताया। और लोगों की राय भी यह थी कि मुस्लिम एम्पायर को ख़त्म किया जाए, तो लोगों ने भी सपोर्ट किया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने पैसों की व्यवस्था की ताकि स्ट्रगल जारी रहे और उन्होंने वॉर में भी फाइट किया जहां पर उनकी फीवर के कारण डेथ हो गई 1924 में। फाइनली 1932 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन रीऑर्गेनाइज किया। 3.1 रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पढ़ते हैं। नेशनलिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं फैला था। कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन के आइडिया को बनाने में। नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस और शेप करने में आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक ने बहुत हेल्प की थी। अब रोमांटिसिज्म देखते हैं। ये क्या है? यह एक कल्चर मूवमेंट है जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को यानी कि अपने देश के लिए सेंटिमेंट के एक पर्टिकुलर फॉर्म को डेवलप करता है। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जनरली साइंस और कारणों के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते थे और उन्होंने इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स को ज़्यादा फोकस किया था। उनका ज़्यादा एफर्ट शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का सेंस, कॉमन कल्चर पास्ट को देश का बेसिस बनाना था यानी कि उसका बेसिस मानना था। उन्होंने कहा हमारी हिस्ट्री एक सी रही है तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरे रोमांटिक फ़िलासफ़र जैसे कि जर्मन फ़िलासफ़र जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, बॉर्न 1744, डेथ 1803, उन्होंने कहा सच्चे जर्मन का कल्चर हम लोगों से जुड़ कर ही देख सकते हैं। दासवोक लोगों तक फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस के थ्रू नेशन की ट्रू स्पिरिट बताई गई है और यह बहुत पॉपुलर हुई। इसलिए नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में ये फोक कल्चर के फॉर्म्स बहुत ज़रूरी रहे। पेज 15 लोकल लैंग्वेजेस पर जोर दिया गया और लोकल फोक लॉर को इकट्ठा किया गया, सिर्फ पुराने नेशन स्पिरिट को याद करने के लिए नहीं बल्कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन तक मॉडर्न नेशनलिस्ट का मैसेज पहुंचाने के लिए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके। ये स्पेशली पोलैंड में किया गया क्योंकि 18वीं सेंचुरी के एंड में यहाँ पार्टीशन कर दिया गया था ग्रेट पावर्स के द्वारा। ये ग्रेट पावर्स थी रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। हालांकि पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह गई थी पर फिर भी
म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा नेशनल फीलिंग्स को ज़िंदा रखा गया। कैरल गर्विंस्की ने नेशनल स्ट्रगल सेलिब्रेट किया। उनके ओपेराज और म्यूज़िक के द्वारा फोक डांसेस जैसे कि पोलोनीज और मज़र्का को नेशनल सिंबल्स में बदलकर रख दिया। नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था सभी जगह। 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ रशियन रूल के अगेंस्ट, जिसे कुचल दिया गया था। इसकी वजह से पोलैंड में क्लर्जी के बहुत से मेंबर्स ने लैंग्वेज को नेशनल लेवल पर हथियार बना लिया था। चर्च गैदरिंग और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए पॉलिश यूज़ होती थी। इसी वजह से बहुत से प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया था। रशियन अथॉरिटीज़ ने उन्हें साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रशियन फॉलो नहीं की। पॉलिश का यूज़ रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल का सिंबल की तरह उसे देखा गया था। अब ब्लू पार्ट पढ़ते हैं। द ग्रिम ब्रदर्स, फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। ग्रिम्स फेरी टेल्स फेमिलियर नेम है। दो भाई जेकब और विलहेल्म ग्रिम हैन्युआ की जर्मन सिटी में पैदा हुए थे। जेकब 1785 और विलहेल्म 1786 में। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की। उन्हें बहुत जल्दी पुरानी फोक टेल्स इकट्ठा करने का इंटरेस्ट हो गया। उन्होंने 6 साल बिताए एक विलेज से दूसरे विलेज जाकर लोगों से बात की और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फेरी टेल्स कही जाती थी उन्हें लिखा। ये बच्चों और बड़ों के बीच पॉपुलर थी। 1812 में उन्होंने कहानियों का पहला कलेक्शन पब्लिश किया। दोनों भाई लिबरल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए, स्पेशली प्रेस के फ्रीडम के लिए मूवमेंट में। इसी दौरान उन्होंने जर्मन लैंग्वेज की 33 वॉल्यूम डिक्शनरी पब्लिश की। ग्रिम ब्रदर्स ने फ्रेंच डोमिनेशन को जर्मन कल्चर का थ्रेट माना, धमकी मानी थी, और वे मानते थे कि जो फोक टेल्स उन्होंने इकट्ठा की है वो प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का एक्सप्रेशन है। उन्होंने अपनी फोक टेल्स के कलेक्शन के प्रोजेक्ट को और जर्मन लैंग्वेज के डेवलपमेंट को फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट ग्रेट एफर्ट माना और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट किया। अब 3.2 हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट पढ़ते हैं। 1830s यूरोप का आर्थिक परेशानियों का साल था। 19th सेंचुरी के पहले हाफ में यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। बहुत सी कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जॉब ढूंढने वाले थे। पॉपुलेशन गांव से बाहर शहर में आ गई और पहले से भीड़ वाले स्लम में रहने लगी। टाउन के छोटे प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर कंपटीशन फेस करते थे क्योंकि इंग्लैंड से मशीन से बने सामान इंपोर्ट होते थे जो सस्ते थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस था और ये ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में होता था। टाउन्स में घरों में या छोटी वर्कशॉप में प्रोडक्ट बनाए जाते थे जहाँ कम मशीन होती थी। यूरोप के उन रीजन्स में जहाँ अरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी वहाँ पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। फूड की प्राइस बढ़ने या अच्छी फसल ना होने से टाउन और कंट्री में पॉपुलिज्म फैल गया, यानी कि कंगाली फैल गई। 1848 एक ऐसा साल था। खाने की कमी और बेरोज़गारी ने पेरिस की पॉपुलेशन को रोड पर ला दिया। बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए और लुइस फिलिपी को फ्ली करने के लिए फोर्स किया। नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम किया एक रिपब्लिक 21 ईयर्स से ऊपर अडल्ट मेल को वोट देना अलाउ किया और वर्क करने का राइट दिया। नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जल्द ही 1845 में वीवर्स ने सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रॉ मटेरियल दिया और सामान बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी पेमेंट को कम कर दिया था। जर्नलिस्ट विलहेल्म वुल्फ ने सिलेसियन विलेज के इवेंट्स को इस तरह से बताया है। इन विलेजेस में 18,000 इन्हेबिटेंट्स के साथ कॉटन वीविंग ज़्यादा फैला हुआ ऑक्यूपेशन था। वर्कर्स का दुख ज़्यादा है। जॉब्स की ज़रूरत का कॉन्ट्रैक्टर्स ने फ़ायदा उठाया और जो ऑर्डर दिया था उसके सामान की प्राइस कम कर दी।
4 जून को 2 बजे वीवर्स की भीड़ अपने घरों से निकली और कॉन्ट्रैक्टर के घर जाकर ज़्यादा वेजेस के लिए डिमांड की। उन्हें कभी स्कॉर्न या थ्रेट्स के साथ ट्रीट किया गया। इसके बाद उनमें से एक ग्रुप घर के अंदर घुस गया, खिड़की के कांच, फर्नीचर, पोर्सिलेन वगैरह तोड़ दिए। दूसरा ग्रुप स्टोर हाउस में घुस गया और कपड़ों को ख़राब कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ पड़ोस के गांव में चला गया, जहां पर ऐसे व्यक्ति को कोई रख नहीं रहा था। वह 24 घंटों के बाद आर्मी के साथ लौटा। इसके बदले में 11 वीवर्स को गोली मार दी। अब 3.3 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स पढ़ते हैं। 1848 में बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में गरीब, बेरोज़गार और भूखे पीजेंट्स और वर्कर्स के रिवॉल्ट के पैरेलल में एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा भी एक रेवोल्यूशन चलाया जा रहा था। फ्रांस में फरवरी 1848 के इवेंट्स ने मोनार्क का एब्डिक्शन लाया और यूनिवर्सल मेल सफरेज के बेसिस पर रिपब्लिक प्रोक्लेम किया। यूरोप के दूसरे पार्ट जहां पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में लिबरल मिडिल क्लास के मेन और विमेन ने नेशनल यूनिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए अपनी डिमांड्स कंबाइन की। उन्होंने कंडीशंस की एडवांटेज लेते हुए नेशन स्टेट के क्रिएशन के लिए डिमांड की। नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस का फ्रीडम और एसोसिएशन का फ्रीडम के बेसिस पर डिमांड किया। जर्मन रीजन्स में बहुत से पॉलिटिकल एसोसिएशन जिसके मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे, वे सारे एसोसिएशंस फ्रैंकफर्ट की सिटी में इकट्ठा हुए और सारी जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का डिसाइड किया। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी प्लेसेस लेने के लिए 831 इलेक्टेड मेंबर्स ने फेस्टिव प्रोसेशन में मार्च किया सेंट पॉल चर्च में। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जहां मोनार्की हेड होगी और एक पार्लियामेंट होगी। जब डेप्यूटीज ने किंग ऑफ प्रशिया फ्रीडरिश विल्हेल्म IV को क्राउन ऑफर किया तो फ्रीडरिश ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने के लिए दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का पोजीशन स्ट्रांग होने लगा तो पार्लियामेंट की जड़ें कमज़ोर हो गईं। पार्लियामेंट मिडिल क्लासेस के द्वारा डोमिनेटेड था, जो वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उनका सपोर्ट नहीं मिला पार्लियामेंट को। एंड में ट्रूप्स बुलाए गए और असेंबली को डिसबैंड कर दिया। लिबरल मूवमेंट में वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स का इशू कंट्रोवर्शियल था, जहां पर बहुत सी वुमेन ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली, न्यूज़पेपर्स बनाए और पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लिया। इसके बाद उन्हें वोट देने का राइट नहीं दिया गया, यानी कि इसके बाद भी उन्हें वोट देने का राइट नहीं दिया गया। असेंबली के इलेक्शंस के समय जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, तब वुमेन ऑब्जर्वर्स की तरह विजिटर की गैलरी में खड़ी थी। हालांकि कंजर्वेटिव्स ने लिबरल मूवमेंट को दबा दिया। 1848 में पुराने ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर पाए। मोनार्क्स को रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि रेवोल्यूशन और रिप्रेशन की साइकिल को सिर्फ तभी ख़त्म किया जा सकता है जब लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ को छूट दे दी जाए। इसलिए 1848 के बाद, यानी कि उसके बाद के सालों में, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ ने चेंज लाना शुरू कर दिया। ये चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में पहले आ चुके थे 1815 के पहले, इसलिए सर्फडम और बॉन्डेड लेबर हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया दोनों में बंद हो गए। हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगरियंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी 1867 में। ऑटोनॉमी का मतलब स्वराज।